नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। यूरेनियम से मिलेगी स्वच्छ ऊर्जा, प्रधानमंत्री की प्रवासियों से मदद की अपील। ओबामा ने मोदी की तारीफ में लिखा लेख। 56 दिन की छुट्टी के बाद लौटे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं में जश्न। 19 अप्रैल को किसान रैली में करेंगे शिरकत। अलगाववादियों की रैली के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र ने दिया कार्रवाई का निर्देश। मुख्यमंत्री सईद ने कहा कानून करेगा अपना काम। देश में 10% विकास दर की क्षमता, वित्त मंत्री ने कहा चुनौतियों से निपटना जरूरी, निवेश पर दिया जोर। बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष पर साइना नेहवाल, विश्व बैडमिंटन संघ की ताजा रैंकिंग, एक महीने में दूसरी बार सफलता। और अब पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास के लिए प्रवासियों से मदद मांगी है। कनाडा में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की सभी समस्याओं के समाधान का एकमात्र रास्ता विकास है। यूरेनियम आपूर्ति को लेकर कनाडा से समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी। कनाडा के टोरंटो में प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत को यूरेनियम चाहिए और कनाडा से समझौते के बाद ये समस्या दूर हो गई है। कनाडा अगले 5 साल में भारत 3000 मीट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। न्यूक्लियर एनर्जी के यूरेनियम चाहिए, और यूरेनियम आपका कनाडा मुझे देगा। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि वो अपनी दक्षता और अनुभव से भारत की मदद करें। उन्होंने कहा कि भारत में अब अवसरों की कोई कमी नहीं है। 65% युवा वर्ग भारत की प्रगति के लिए काम करेगा तो कोई भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। भारत के पास वो संपत्ति है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और वो है भारत की 65% जनसंख्या 35 से कम उम्र की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को पुनर्मन बनाने पर जोर दे रही है। इससे भारत के युवाओं को दूसरे देशों में भी आसानी से रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर का भी शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में लेख लिखा है। टाइम मैगजीन में छपे लेख में ओबामा ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत का रिफॉर्मर इन चीफ करार दिया है। ओबामा के मुताबिक मोदी का भारत में गरीबी हटाने पर जोर है और डिजिटल इंडिया के जरिए वो भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ओबामा का शुक्रिया अदा किया है। ओबामा ने ये लेख दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली शख्सियतों की लिस्ट निकालने के मौके पर लिखा है। और हमारे साथ सुहासिनी हैदर इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द हिंदू अखबार की और विदेश मामलों को बहुत सालों से कवर करती रही हैं। सुहासिनी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इस पर तो जरूर बात करेंगे, जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें किस तरह का एक्साइटमेंट था और एक तरह से पूरा एक नजर आ रहा था कि जो रेप्लिकेशन हुआ है मेडिसन स्क्वायर में जिस तरह से अमेरिका में देखा गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको हार्ड पॉलिटिक्स हम कहेंगे, उसमें सीपा को लेकर, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत थी, उसको आपको लगता है कहां तक कामयाबी मिली है भारत और कनाडा को एक मुआहदे पर आने के लिए? देखिए, दोनों सीपा और जो बीपा है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पे जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उन दोनों पे एक रोड मैप देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर की बातचीत के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि ये हमें आगे बढ़ना है, इन पे ये इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स पे मतलब अमल करना है। लेकिन उन्होंने अब रोड मैप दिया है कि सितंबर तक स्पष्ट हो जाएगा कि ये कब तक साइन हो सकते हैं और निगोशिएशंस कहां तक गई हैं।
तो इसमें थोड़ा मतलब आगे कदम उन्होंने लिया है, लेकिन जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे वहां कनाडा से, सबसे महत्वपूर्ण शायद उनका जो एग्रीमेंट है ये यूरेनियम पे था। 7 या 8 मिलियन पाउंड यूरेनियम कॉन्सेंट्रेट अगले 5 साल में इंडिया की तरफ आएगा। ये इस वक्त जब इंडिया दूसरे भी तौर से देख रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी कहां से लाया जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहां से लाए जाए, कहां से सिविल न्यूक्लियर डील भी बना रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, तो उसके लिए ये यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण और सुहासिनी ये भी माना जाता है जो केमिको कॉर्पोरेशन के साथ है बहुत महत्वपूर्ण है। और सुहासिनी ये भी माना जाता है कि जो यूरेनियम कनाडा का है वो काफी अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का माना जाता है, जिससे कि जो एनर्जी है उसकी हमारी जरूरतें तो बेहतर होंगी ही, लेकिन जो क्वालिटी है यूरेनियम की कनाडा की, वो जो देश हैं जिनसे हम ले सकते हैं उनमें बहुत बेहतर है। बिल्कुल। और आरफा ये इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि न्यूक्लियर फ्यूल कनाडा से सप्लाई 1950 से आते जा रहा है इंडिया में, लेकिन ये एक वजह है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के जो ताल्लुकात थे काफी खराब हो गए थे, नाराजगी थी दोनों के बीच में। पहले 1974 के बाद जब हमने परमाणु बम का टेस्ट किया था तब कनाडा ने अपने सारे सप्लाईज बंद कर दिए थे इंडिया की तरफ। इंडिया को काफी नाराजगी थी कि कनाडा इंडिया की हैसियत को पहचान नहीं रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो ताजुब की बात यह है कि जिस चीज ने भारत और कनाडा के बीच में सबसे ज्यादा दरार पैदा की थी, उसी चीज की वजह से अगर आप दोस्ती आगे बढ़ रही है, जी हाँ, भारत और कनाडा के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल। और सुहासिनी इसके अलावा लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चूंकि बात कर रहे थे सीपा और बीपा का भी जिक्र कर रहे थे, यूरेनियम मिलना बहुत अच्छी खबर है जिसको बड़ा जोर देकर पीएम मोदी ने वहां पर कहा भी है कनाडा में, लेकिन जो कारोबार बढ़ाने की बात थी, जिसको 3 गुना करने की बात थी कि $5 बिलियन से $15 बिलियन तक करने का जो टारगेट है, आपको लगता है कि जिस तरह से सीपा और बीपा पे बात बढ़ी है, जो आप कह रही हैं कि अक्टूबर तक या सितंबर तक कुछ होने की उम्मीद है, हालांकि डेडलाइन उसकी 2013 निकल चुकी है, क्या आपको लगता है कि इतना कारोबार बढ़ पाएगा, 3 गुना हो पाएगा? आरफा, भारत के साथ तो हमने जो देखा है कि व्यापार द्विपक्षीय होना पड़ता है, ये नहीं हो सकता है कि एक तरफा हो। तो अगर कनाडा से भारत में निवेश आए और भारत की जो नीति है, जो पॉलिसीज हैं और जो लेजिस्लेशन है वो थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली हो जाए, तो मुझे लगता है कि काफी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे आपने कहा अभी $5 बिलियन या $6 बिलियन भारत और कनाडा के बीच में बहुत ही छोटा अमाउंट है ये द्विपक्षीय व्यापार के लिए। तो इसमें बढ़ोतरी, अगर दोनों देशों में ताल्लुक बेहतर हैं तो बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन किस हद तक होगी। और मुझे लगता है यहां ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कनाडा को चाइना के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है या भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है, कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में भी इतने मतलब गहरे संबंध हो सकते हैं और बहुत मतलब सिमिलैरिटीज भी हैं दोनों देशों के बीच में। तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये बढ़ नहीं सकता इस फिगर्स में, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा तवज्जो यहां देनी चाहिए कि कनाडा से भारत क्या स्किल्स अपना सकता है, क्या सीख सकता है। आप एनवायरनमेंट पे देख लीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, समय कम होता है, मैं सवाल ज्यादा लेना चाहती हूँ, मैं सवाल ज्यादा पूछ लेना चाहती हूँ, समय थोड़ा कम है। ये बताइए कि वीजा ऑन अराइवल जिसको लेकर काफी चिंता जाहिर की जा रही थी, कल भी मैंने एक कार्यक्रम किया था, उसमें जो तीनों मेहमान थे वो चिंता जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे कि शायद भारत की जो सुरक्षा की चिंताएं हैं वो इस बात को अलाउ नहीं करेंगी कि वीजा ऑन अराइवल दिया जाए। लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई हालात इतने ठीक नजर आ रहे हैं जो सरकार ने इस बात का फैसला किया? देखिए, कुछ हद तक तो ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ली है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कितने कागजात की जरूरत है। जो उन्होंने वीजा ऑन अराइवल का जिक्र किया है, ये एक्चुअली ये जो इसका नाम है थोड़ा गलत है, क्योंकि ये ई वीजा होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो वीजा लेना चाहते हैं वो पहले ऑनलाइन पहले मतलब अपने एप्लीकेशन देंगे और उसको जो क्लियर हो, जब एक बार वो क्लियर होगा तब वो वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि भारत की कोई तहकीकात
बात नहीं होगी और ये सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा नहीं होगा भारत के लिए। लेकिन ये जरूर है कि कनाडा ने अब तक ऐसी कोई बात नहीं की है कि भारतीयों को वो कब ये इस तरह का वीजा दे पाए। काफी अच्छी आपने बात कही। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कई बार कही पीएम मोदी ने, खासकर जब वो वहां डायस्पोरा को संबोधित कर रहे थे कि जो ट्रस्ट है भारत में वो बढ़ रहा है और जन का मन बदल रहा है। कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया। तो किस तरह की ट्रस्ट की वो बात कर रहे थे? क्या वो दूसरे देशों से भारत के बीच ट्रस्ट की बात कर रहे थे या भारत के अंदर ही विद इन इंडिया ट्रस्ट बढ़ने की बात कर रहे थे? मुझे लगता है ये दोनों तौर से कह रहे थे। एक की जनमन जो भारत में है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो उनके मुताबिक है, वो कह रहे हैं। लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि बाहर से लोगों का जनमन बदला है और लोग अब भारत में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि काफी निंदा भी हुई है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले सरकार के तहत उन्होंने कहा कि ये स्कैम इंडिया था, वो जिसको वो स्किल इंडिया बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनका जिक्र बहुत इस पर था कि लोगों का जो रुख है भारत की तरफ वो अब बदल गया है। जी हाँ सुहासिनी, इसके अलावा देखा जाए तो फिलहाल अब बिल्कुल आखिरी अपने पड़ाव में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और खासकर अब 1 साल भी पूरा हो रहा है। तो क्या कहा जाए विदेश नीति के स्तर पर, अगर जो अचीवमेंट्स हैं जिनको माना जाएगा उनमें विदेश नीति को भी एक महत्वपूर्ण चीज मानेंगे पीएम मोदी? लगातार जिन देशों का दौरा उन्होंने किया है, पहले इधर एशिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे और अब जो है वो वेस्ट की तरफ भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं। इस दौरे के बाद ज्यादा अपने को अकम्प्लिश महसूस करेंगे? देखिए अरफा, मैं जरूर ये कहूंगी कि 1 साल में मोदी जी ने शायद वो अगर आप देखें कि अगले महीने 3 और देशों का दौरा करने जा रहे हैं, चाइना, साउथ कोरिया और मंगोलिया का, तो 17 के करीब देशों का दौरा उन्होंने किया होगा 1 साल में। ये अपने आप ही एक फिगर है जो आपको बताता है कि काफी स्फूर्ति आई है, काफी ऊर्जा जिसकी वो बात करते हैं वो उन्होंने विदेश नीति में भी डाली है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि चैलेंज जो है, चुनौती जो है, इसके आगे है कि इन 17 देशों में जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए हैं उन एक्सपेक्टेशंस पे अमल करना अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी दोनों तरफ से। क्योंकि भारत में भी काफी अपेक्षा है कि बाहर से निवेश आएगा या बाहर के साथ ताल्लुक बेहतर हुए। तो अगले साल में मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पिछले साल के जो देशों के साथ दौरा किया है, जिन नेताओं के, जैसे आप कह रहे थे ओबामा ने उनके बारे में ये लिखा है, तो जिन नेताओं के साथ उन्होंने जो ताल्लुकात बढ़ाए हैं उसका क्या नतीजा होगा और किस तरह हम उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे आएंगे, उसका मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। सुहासिनी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। Translation is a societal need. The engineering primary job is to convert scientific principles for the betterment of the human life. I always thought, that whatever you do, if you do in your own country, even if you don't achieve that much, the satisfaction is much more. Watch the best scientific minds come together and unlock the achievements of the scientific personas of the country. Only on Rajya Sabha Television. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत 9 से 10% की विकास दर हासिल कर सकता है। वॉशिंगटन में भारत अमेरिका रिश्तों पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की बड़ी युवा आबादी के लिए तेज विकास जरूरी है। धीमी विकास दर से भारत इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा। अरुण जेटली ने कहा कि भारत में कुछ को छोड़कर सभी क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार का जो जोर है वो ढांचागत परियोजनाओं और विनिर्माण क्षेत्र पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अरुण जेटली फिलहाल अमेरिका में हैं। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें कुछ दिन पहले ईमेल पर धमकी मिली थी। इसके बाद आरबीआई अधिकारियों ने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को इसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक शिकायत मिलने पर आरबीआई गवर्नर की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि ईमेल की बारीकियों की जानकारी नहीं मिली है। साइबर अपराध शाखा इस मामले की जांच कर रही है और ईमेल का जो स्रोत है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करीब 2 महीने के अवकाश के बाद दिल्ली लौट आए हैं। राहुल गांधी की छुट्टी देश भर में चर्चा का विषय बनी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की कमान सौंपने की खबरों के बीच राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल भी खड़े किए। 56 दिनों की लंबी और गुमनाम छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार दोपहर 12 बजे अपने तुगलक लेन स्थित आवास पर पहुंचे। आत्मचिंतन से लौटे राहुल का उनके समर्थकों ने पटाखों के साथ स्वागत किया। राहुल गांधी के आने के उसमें हमने बम पटाखे जले, खुशी मनाई है। पूरे देश में कार्यकर्ता खुश हैं। राहुल गांधी आए हैं, कांग्रेस में एक नई ऊर्जा लेके आएंगे और 19 तारीख की रैली में मजबूती से स्टेज पाएंगे, इस सरकार का विरोध करेंगे। राहुल 23 फरवरी को शुरू हुए संसद के बजट सत्र के ठीक पहले अवकाश पर चले गए थे। पार्टी की ओर से अभी तक उनके अवकाश के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन राहुल गांधी के इस लंबे अवकाश को लेकर विपक्षी दल सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। I can only tell the people that in this 57-day, Prime Minister Modi and his entire team and every leader and worker of the BJP was working tirelessly to serve the people of India. We did not take even one day holiday. These 56 days we have put to good use to serve the people. The rest is for the people to decide whether they want holiday makers or they want workers. जब राहुल गांधी दिल्ली में थे तो कोई देश का फायदा नहीं था। जैसा देश था वैसा ही रहा और अब वापस आए हैं 50 साल के बाद, तो भी देश आगे नहीं जाएगा, क्योंकि देश का भवितव्य आप गांधी परिवार से नहीं जुड़ा है, वो मोदी सरकार से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने पार्टी उपाध्यक्ष का जोरदार बचाव किया है। We had informed the people that he has gone for a sabbatical, he has gone to introspect. So is this the problem of others? He is back and I have no doubt that he will be not only taking proactive measures but also with dynamism and with commitment provide leadership. अप्रैल में ही बेंगलुरु में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन संभावित था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण के मामले पर 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में शिरकत करेंगे। इसके लिए वो अगले 2 दिन तक किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी का मित्र संगठन स्वदेशी जागरण मंच भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के खिलाफ 5 मई को धरना देगा। हालांकि बीजेपी और सरकार का कहना है कि विरोध की वजह से भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का फैसला बदला नहीं जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के विरोध की योजना बनाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने गुरुवार को नई दिल्ली में बैठक की। इस बैठक में 5 मई को जंतर मंतर पर एक धरना करने का फैसला किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के इस धरने में कई किसान संगठन भी शामिल हो सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस का संगठन है। सरकार का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के मसले पर सरकार की समझ स्पष्ट है और किसी धरने से उसके फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनको ये लगता है कि वो ये रैली करके किसानों के हक के बहुत बड़े अलमबरदार और बहुत बड़े हितैषी बन करके उभरेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उनका ये सारा के सारा एक्शन किसानों के खिलाफ है, किसानों के विकास के खिलाफ है, किसानों के हितों के खिलाफ है। जहाँ तक सवाल है कानून का, कानून के बारे में हम पूरी तरह से उन पर चर्चा करने को तैयार हैं। पार्लियामेंट में आप चर्चा करिए। आपको लगता है कोई अमेंडमेंट लाना है, आप अमेंडमेंट लाइए। सूत्रों के अनुसार आरएसएस के कई संगठन मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर पर्याप्त बहस नहीं की गई है। उधर कांग्रेस पार्टी की भी 19 अप्रैल को इस मुद्दे पर दिल्ली में एक बड़ी किसान रैली की तैयारी है। कांग्रेस और बाकी विपक्ष के विरोध को सरकार बेमानी बता रही है। सरकार का कहना है कि दरअसल विपक्ष इस मसले पर बहस से भाग रहा है। ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है। किसी को किसी मुद्दे पर कोई उसका विरोध है, मुखालफत है, तो वो बात करे, चर्चा करे, विरोध करे, लेकिन आप विरोध के माध्यम से देश के विकास की गाड़ी को नहीं रोक सकते। ये हमारा कमिटमेंट है। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव से जुड़ा संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सरकार इसे अभी तक पेश नहीं कर पाई है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने श्रीनगर में कल हुई अलगाववादी नेताओं की रैली के मामले में गहरी नाराजगी जाहिर की है। उसने इस मामले में राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी, शिवसेना और यूथ कांग्रेस ने इस अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में कानून अपना काम करेगा। हुर्रियत के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने
बुधवार को श्रीनगर के बाहरी इलाके में रैली के दौरान एक जनसभा की। इसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। ये नारे हाल ही में जेल से रिहा हुए मसर्रत आलम और उसके समर्थकों ने लगाए। केंद्र सरकार इससे बेहद नाराज है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार रात ही मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से फोन पर बात की और अलगाववादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और उनसे मैंने इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा है, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने उनसे। गिलानी के 3 महीने बाद दिल्ली से लौटने के मौके पर ये रैली श्रीनगर के हवाई अड्डे से उनके हैदरपुरा स्थित आवास तक निकाली गई। गिलानी को 5 साल बाद राज्य सरकार की ओर से जनसभा की मंजूरी मिली थी, लेकिन अब इसी मामले पर राज्य की पीडीपी बीजेपी की सरकार घिरती नजर आ रही है। बुधवार रात ही गिलानी और मसर्रत के अलावा कई अन्य अलगाववादी नेताओं के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। सजा मिल सकता है जम्मू कश्मीर मुझे मालूम नहीं, इन अलगाववादियों पर बीजेपी सहित विभिन्न दलों ने नाराजगी जताई है और जम्मू सहित देश के कई हिस्सों में उन्होंने प्रदर्शन किया। मसर्रत आलम पाकिस्तान का एजेंट है, ये मसर्रत आलम राष्ट्रद्रोही है, ये मसर्रत आलम हिंदुस्तान का घोर विरोधी है। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर एक बार पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान मूवमेंट वहां चलेगी। This kind of a imaginary wrestling is disgusting. It is anti-national, it is anti-India, and it cannot fool the people anymore. जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार में शामिल है। सरकार गठन के तुरंत बाद ही मसर्रत आलम की जेल से रिहाई हुई थी और उस वक्त भी बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की थी। मसर्रत की 2010 में घाटी में हुए हिंसक प्रदर्शनों में बड़ी भूमिका थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने ओडिशा के बालासोर टेस्ट फायरिंग रेंज से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 3000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली इस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण आज सुबह 9:55 पर किया गया। डीआरडीओ के अधिकारियों के मुताबिक अग्नि-3 सीरीज का ये तीसरा परीक्षण है। 17 मीटर लंबी इस मिसाइल का व्यास 2 मीटर है, जबकि इसका वजन करीब 50 टन है। मिसाइल 1.5 टन तक आयुध ले जाने में सक्षम है। सेना में शामिल की जा चुकी ये मिसाइल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। दिल्ली में रोड रेज की घटनाएं कई बार देखी गई हैं, जिसमें सड़क पर हिंसा में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। संसद की गृह संबंधी स्थायी समिति ने भी रोड रेज की घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इन पर कोई अमल नहीं किया। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में रोड रेज की रोजाना करीब 10-12 कॉल दर्ज की जाती है। रोड रेज महानगरों की बढ़ती हुई समस्या के तौर पर पहचानी गई है। फरवरी 2014 में वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बढ़ती रोड रेज की घटनाओं पर चिंता जताई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस इन सिफारिशों को लेकर उदासीन नजर आती है। रोड रेज के कई कारण बन रहे हैं, तो अभी स्टैंडिंग कमेटी की भी रिपोर्ट है और मैं समझता हूं कि पुलिस को भी ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह जो थोड़ी ठीक करनी चाहिए। पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं, आप ये समझिए, मतलब चल रहा है, ऐसी मुझे कुछ प्लानिंग नजर नहीं आती है। स्थायी समिति के सुझाव के मुताबिक शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, चालकों को शिक्षित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और मानव व्यवहार को लेकर एक वैज्ञानिक स्टडी हो, ताकि रोड रेस के पीछे की वजहों और उसके हल को तलाशा जा सके। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि रोड रेस की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण बिगड़ी हुई ट्रैफिक व्यवस्था है, जिससे लोग परेशान होकर उत्तेजित होते हैं। जब आपको जल्दी होती है, हाथ से समय निकल रहा है और बहुत अधिक रोड ब्लॉक्स हैं, यानी आप सही लेन पे होने के बावजूद भी समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक प्रकार की कुंठा, एक प्रकार का गुस्सा मन में पनपता है। दिल्ली जैसे महानगरों की सड़कों पर बेतहाशा गति से बढ़ते ट्रैफिक ने रोड रेस की घटनाओं को बढ़ाया है। जाहिर है, ट्रैफिक का कुशल प्रबंधन इसे रोकने के लिए बेहद जरूरी है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एक बार फिर रैंकिंग में शीर्ष पर यानी टॉप पर पहुंच गई हैं। गुरुवार को विश्व बैडमिंटन संघ की तरफ से जारी सूची में पिछले सप्ताह नंबर 1 रही। चीन की ली शुरुई तीसरे पायदान पर खिसक गई हैं। इस महीने की शुरुआत में इंडियन ओपन सुपर सीरीज जीतकर साइना नंबर 1 बनी थी, लेकिन मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में हार के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गई थी। साइना बैडमिंटन में टॉप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।
और चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की खबरों पर। नमस्कार। चित्तूर एनकाउंटर मामले में हैदराबाद हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुठभेड़ में मारे गए शशि कुमार का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। इसके लिए बनाई गई टीम तमिलनाडु जाएगी। कोर्ट ने मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज जताया। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर आज NSUI ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। NSUI ने इसके खिलाफ कड़े कानून की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने राज्य में आफ्स्पा लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। असम की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में कई जिलों में आफ्स्पा लागू है। राज्य कैबिनेट ने भी आफ्स्पा हटाने की सिफारिश की है। बिहार में अस्थायी शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि वो पिछले 5 साल से सरकार से स्थायी करने की अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। पाकिस्तान और रूस मिलकर पहला साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। इसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। मॉस्को में दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास को लेकर समझौता हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया है और मिशन में महिला शांति रक्षकों को तैनात किए जाने की हिमायत की है।